उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है आर्थराइटिस को समझना, क्योंकि हर एक जितने भी जो क्लिनिक है या घर घर की कहानी है, सर मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो कल हम लोगों ने आम बात के संदर्भ में, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं कल आम बात क्या है और उसके क्या क्या लक्षण है? मुझे कौन बताइए। मुझे कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी आपने। रिकॉर्डिंग तो कल हुआ ही नहीं ना। कल अगर एक्चुअली क्या है ना कि दोनों एक साथ रिकॉर्ड नहीं ना होता, मतलब कि रिकॉर्ड करने के बाद सेव होने में 1.5-2 घंटे लग जाता है। तो कल रिकॉर्ड नहीं तो आप लोगों ने सुने नहीं, कल नोट नहीं कराया, नहीं किया आप लोगों ने। आम बात क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए सर। मैं अभी आपको, मैं खैर रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जहां त्रिक संधियों में, यानी जहां 3 हड्डी जुड़े हुए हैं, जिस समस्या का वेदना वहां जहां से शुरू होता है त्रिक संधि से, वह आम बात है। आम बात में ज्वर का मतलब की स्थिति ज्यादा होती है, ज्यादातर ज्वर आम बात के रोगियों में, बुखार ज्यादा आता है या बुखार आने के बाद आम बात के जैसी स्थिति हो जाती है। और आम बात में वृश्चिक दंशवत वेदना होता है, सुई के चुभने जैसे वेदना नहीं होता। रोगी को पूछेंगे कि कैसे वेदना है, सुई के चुभने जैसा या वृश्चिक दंशवत, तो अगर वो बोलेगा कि नहीं सुई के चुभने जैसा नहीं है, जो दर्द है वो बिल्कुल बिल्कुल फैलाव के साथ दर्द होता है। और ये जो है संचारी वेदना होता है। संचारी मतलब कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, इस तरह संचारी होता है। ये जगह जगह में शिफ्ट होता रहता है इसका दर्द, उठते बैठते खाते सोते पीते हमेशा ये दर्द होता है आम बात में। है ना, आराम के वक्त भी दर्द होता है, रात में सोते रहो तो भी दर्द होता है। मालिश अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा प्रेस दे करके मालिश करोगे तो दर्द होगा। आम बात के जो पेशेंट है उनको डायग्नोस करने का बेहतर तरीका है ये कि पेशेंट के शरीर में थोड़ा सा मालिश करने के पोजीशन में थोड़ा सा अगर आप दबाओगे तो उसको दर्द जहां पर होगा जितने प्रेस करने से, उससे हमें अंदाज, कल हमने इसके ऊपर बात किया, अंदाज लग जाएगा कि इसके शरीर में आम की क्या स्थिति है। आम बात का मतलब है कि उसके शरीर में जो भी उसने भोजन खाया है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं उनको मालूम नहीं है कि आम बात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस को हम संस्कृत में आम बात बोलते हैं, नोट करते जाइएगा। आम बात का मतलब जो आपके सबसे पहले अग्नि कमजोर होगा, कमजोर अग्नि होगा, और वो आप जो चीज खाएंगे उल्टे पुल्टे चीजें ज्यादा खाओगे, है ना। जितने भी जो प्रोटीन पदार्थ है जो बहुत गरिष्ठ होता है, जो गुरु गुण वाला होता है, लघु वाला नहीं होता, ऐसे भोजन आप खाओगे और आपका अग्नि भी कमजोर है, तो ऐसे में वह जो है वो अन्न सही तरीके से पाक नहीं होता। अन्न रस का निर्माण होने के बावजूद भी वो पाचक पित्त आदि वो, है ना, सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, कमजोर हुआ रहता है। तो ऐसे ही पड़ा पड़ा जो अन्न रस है वो क्या होगा, वो टॉक्सिन के जैसा बन जाएगा और चिपचिपाहट जैसा मल के रूप में रक्त में जाकर के मिल जाएगा, और जहां जहां रक्त के स्थान है वहां जाकर के ये उत्पात मचाना शुरू करेगा। महास्रोतस धमनियों के अंदर चले जाएगा, छोटे छोटे नसों के अंदर जाकर के वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को वो अवरोध पैदा करेगा। चूंकि पित्त तो है नहीं, इसीलिए पित्त की अनुपस्थिति में जहां जहां पर जोड़ है हमारे शरीर में, जहां जहां पर जोड़ है, जब वो चलेगा ब्लड के साथ, क्योंकि वो चिपचिपा वाला है वो, है ना, उसमें वो जो रक्त है वो कैसा है, चिपकने वाला है, जैसा है, चिपकदार होता है, कच्चा होता है, वो एकदम बलगम के जैसा होता है, तो दीवारों में चिपक जाएगा। कहाँ, जहां जहां संधि होता है। आम बात में क्या होता है कि हर जगह वो दीवारों में चिपक जाता है, नसों के ऊपर की दीवारों में चिपक जाता है, और संधि बात में संधियों में चिपक जाता है, इसीलिए वो संधि बात हो गया। आम बात में क्या है, आम बात में बहुत ज्यादा कच्चा पदार्थ जो है अपरिपक्व अवस्था में कच्चा पदार्थ होता है। तो ऐसे में वो क्या होगा, वो नसों के ऊपर दीवारों में चिपक जाएगा और वहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो न होने से वहां पर ब्लड जम जाएगा या ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, फिर वो दर्द होगा। और वैसे भी आम बात भी कफ का जो मंद गुण है,
वो बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में आलस्यता, कफ का लक्षण दिखता है अगर आप रोगी को पूछते हो तो। इसके ऊपर कल हमने बात किया ही है ना। जितने भी आहार विहार से संबंधित जो व्याधि है, ये आहार विहार से होने वाला व्याधि है। अगर आप आम बात के रोगी के शरीर में स्पर्श करोगे तो हमने कल बात किया था कि उष्ण स्पर्शी है, यानी गर्म गर्म उसका जो शरीर है उसमें स्पर्श में महसूस होगा। और दबाने से रोगी को थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दबा करके प्रेस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि अगर हम त्वचा की विवरणता की बात करेंगे तो स्किन के कलर में कोई इसमें चेंज नहीं होता, किसी भी संधि बात में भी स्किन की जो कलर है वहां पर चेंज नहीं होता। बस ये वात रक्त में काला और लाल हो जाता है और क्रोष्ठ शीर्ष में काला और लाल रक्त बनता है, लेकिन आम बात संधिवात में नहीं होता। जहां संधियों का यानी हाथ हो, पैर हो, शरीर हो, उनके संकोच करने से, संधियों का जहां संकोच करने से दर्द होता है और प्रसारण करने से आराम मिलता है, जहां संधियों का संकोच करने से मतलब कि ये देखिए जरा, आप आम बात के रोगी को बेड में लिटाइए, लिटाने के बाद उसको बोलिए कि पूरे शरीर को ऐसे करके बैठ जाओ तो उसको बड़ा दर्द होगा, ऐसे करके खोलो तो उसको आराम मिलता है। संधि बात के रोगी को खोलने पर आराम मिलता है और सिकोड़ने पर, खोलने पर दर्द होता है, सिकोड़ने पर आराम मिलता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से आज हम इसके कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, जरा आप लोग नोट करिए। सबसे हमने क्योंकि अभी आम बात की ही ऊपर बात किया है, तो आम बात में जैसे आप जानते हैं कि आम बात का प्रारंभिक जो अवस्था है वो ज्वर से यानी बुखार से शुरू होता है। आम बात बुखार से ही अक्सर शुरू होता है, क्योंकि अग्नि की कमी होने के वजह से शरीर में टॉक्सिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर में रक्त में प्रोटीन चला जाता है, तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह क्या करता है कि उस टॉक्सिन को जैसे तैसे जला के बाहर फेंकने का प्रयत्न करता है। आप लोग ना हर बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और उसको विमर्श करने का प्रयास करिए। हर बात में अगर समझ में नहीं आए तो उसी वक्त पूछ लीजिए। एक सच्चा विद्यार्थी का ये लक्षण है कि हर बात को गहराई से समझने का, नोट करने का, और उसके संदर्भ में बाद में फिर वो क्या चीज है उसको ढूंढने का होनी चाहिए, है ना। यही स्टडी करने का तरीका है। तो यदि बुखार आया हुआ है और आम बात का लक्षण है, जैसे पहले हमने बताए थे, अब आप जरा नोट करिए, बुखार है, आम बात का लक्षण है, तो आपने रासनादी गुग्गल 10 ग्राम, आम बातारी रस 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम। फिर से बता रहा हूं, यदि बुखार है तो ध्यान देना, यदि बुखार है तो, अगर नहीं है तो अलग बात है, उसके अलग चिकित्सा होगा। आम बात में सबसे पहले तो यही समझना होगा कि उसके शरीर में जो आम है उसकी शोधन करनी होगी। नाम ही अगर आम बात है, आम यानी कच्चा प्रोटीन ही इस रोगी के शरीर में इस दर्द का मुख्य कारण है, तो हमें सबसे पहला इलाज क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति का जो आम है, जो कच्चा प्रोटीन है, जो अपक्व अवस्था में है, उसको निकालना है। इसको निकालने के कई सारे विधि है। एक तो पंचकोल चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, लेकिन ये ज्वर के अवस्था में नहीं देना है। अगर ज्वर नहीं है तो दीपन पाचन करने के लिए आप पंचकोल चूर्ण या आप
इसको पहले ले करके दीपन पाचन करिए और इसको आपने हर रोज एक इस हिसाब से देना है कि पहले दिन लगा लो 4 चुटकी सुबह शाम गर्म पानी से, दूसरे दिन 5 चुटकी, तीसरे दिन 6 चुटकी। तो यह जितने भी जो उष्ण प्रकृति के जो द्रव्य होते, अब यहाँ यह तो हमने बता दिया कि भाई पंचकोल देना है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है कि भाई पंचकोल क्यों। अगर कोई आपको ये बोलता है कि अमुक रोग में ये दवाई खाना है, तो आपको यह सवाल उससे पूछना चाहिए कि भाई क्यों। आप लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, अभी हमसे आप पढ़ रहे हो, तो सवाल भी करना आना चाहिए कि भाई अगर पंचकोल है तो क्यों। क्यों का जवाब यहाँ ये है क्योंकि हमने कह दिया कि यह क्या है, आम बात है। आम बात यानी आम यानी अपक्व प्रोटीन। अपक्व प्रोटीन का मतलब है शरीर में ऐसा कुछ है बहुत ज्यादा जो गुरु गुण वाला है, जो गुरु गुण वाला है। गुरु यानी हैवी, गुरु यानी भारी। सर इसको हम शाम भी कह सकते हैं। हाँ, शाम 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 ही हो गया ना, शाम शाम बस अवस्था, भी शाम अवस्था। गुरु शाम भारी मतलब शाम का मतलब ही वही है ना। शाम का मतलब क्या है, सह आम इति शाम। स यानी वह, आम यानी आम। वो पहले हमने आम बात कह दिया ना। शाम का मतलब क्या है, स एव आम इति शाम। जो आम है वही शाम है। आचार्य जी कफ का प्रभाव बढ़ जाएगा किससे? आम बात में। हाँ, अभी हम क्या बोल रहे हैं, आम बात में कफ का प्रभाव बढ़ जाएगा। कफ का प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है। कफ जो है वो गुरु गुण वाला होता है, और गुरु गुण जो है हमने चिकित्सा ऐसे देना है कि वह जो गुरु है ना शरीर के अंदर, उसको हमने हल्का करना है। जो भारी चीजें अंदर चला गया उसको कुछ भी करके हमें हल्का करना है। अब जितने भी जो पंचकोल चूर्ण है, त्रिकटु हो गया, सौंठ हो गया, यह लघु है। न केवल लघु बल्कि ये गुरु को भी लघु करने वाला है। खुद से भी वो लघु है और जो गुरु है उसको भी लघु करने वाला है। तो ये पंचकोल पहले प्रारंभिक अवस्था में पानी ज्यादा नहीं पिलाना है। आम बात के रोगियों से जरूर आपने ये पूछना है, क्योंकि बहुधा आजकल ना कुछ नेगेटिव कैंपेन चला हुआ है आयुर्वेद के खिलाफ। सुबह सुबह ये नेचुरोपैथी वाले भी ऐसा करते हैं। हाँ जी, आप एक काम कर लो, सुबह सुबह आप 2 लीटर पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा नींबू डालो, पता नहीं क्या क्या डालो और पी लो। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पानी है वो क्या है, जल तत्व प्रधान है। जल तत्व कफ गुण वाला होता है। अब आप जो है कब्ज हटाने के लिए पानी तो सुबह सुबह नींबू डाल के पी रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, कफ का एक गुण और बढ़ा रहे हो। अग्नि की कम कफ के बढ़ने से हो रहा था, पानी पी करके साला उस कफ को आप और बढ़ा रहे हो। तो वो पानी आपके कब्जे को तो शायद करे या ना करे, लेकिन शरीर में कफ को तो बढ़ा रहा है ना जी। कफ बढ़ने से फिर वही अग्नि और ज्यादा कम हो रहा है। तो आपका जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शैलम, ये संसारे खलु दुस्तारे, मतलब यही वाली कहानी हो जाता है कि एक शंकराचार्य जी बोलते हैं, इंसान जन्मना मरना चलता रहता है, साला कभी हट करके वो दूसरे ट्रैक में जाता ही नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह उठने के बाद अगर वो गर्म पानी बहुत ज्यादा पीता है तो उसको पानी पीने के लिए मना कर देना, क्योंकि आम का मतलब ही जलीयांश की अधिकता है। पृथ्वी और जलीयांश की अधिकता है। हमने नाड़ी परीक्षण में सीखा था कि नहीं, कफ में क्या क्या है, पृथ्वी महाभूत है और जल महाभूत है। पढ़ा था कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? तो जी गुरुजी। यानी ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, यह क्या है, इसमें जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। जब अधिकता होगी और सुबह सुबह वो रोगी अपने पेट साफ करने के लिए पानी पिएगा, तो जलीयांश को बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? तो फाइनली क्या हो गया, ट्रीटमेंट देने से पहले हमें उसके जो वो हेतु सेवन कर रहा है, हेतु सेवन का मतलब
वो ऐसा क्या खा रहा है अपने जीवन में जो कफ और पृथ्वी महाभूत को बढ़ाने वाला होगा। वो ऐसा क्या व्यवहार कर रहा है जो अग्नि महाभूत को कम करने वाला होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को हमें देखना है। भाई आप कितने बजे उठते हो, उठने के बाद तुरंत क्या करते हो, सारी चीजें पूछना है। अगला पेशेंट बोर हो जाए तो होने दो, आप एक फाइल बना लो, वहां पर बहुत सारे सवाल लिख दो। मैं आप लोगों को इसमें व्हाट्सएप में एक डाल दूंगा, कम से कम 150-200 सवाल है हम जो पेशेंट को देते। वो अगले को बोल दो भाई ऐसा फ्री टाइम में इसको लिख करके भर करके टिक मार करके हमें दे दो, हम इसके आधार पर स्टडी करके हम देखेंगे आप में कहाँ कहाँ क्या क्या आहार विहार की कमी कमजोरी है। उसके बाद आप अपना चिकित्सा विधि को सेट करिए। तो कुल मिलाकर के अभी हम जो आम बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि जल और पृथ्वी महाभूत के बढ़ने से हुआ है और शरीर में अग्नि पहले कम हुआ है। अग्नि कम होने के बाद अपक्व अन्न रस बढ़ता गया, उसके वजह से उसके रक्त धातु में सारा जो है गंदगी फैल गया। यहां तक हो गया। अब हमने आपको ये बताया था कि अगर बुखार है, क्यों आप जानते हो शरीर में टॉक्सिन जब बढ़ता है तो शरीर जो है गर्म करके हीट करके उसको जलाना, शरीर से पसीना के माध्यम से स्किन से उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रयास शरीर करता है। तो ऐसे में अगर बुखार है तो हमें सहयोग करना चाहिए शरीर को। हाँ भाई हाँ, अच्छी बात है, आप गर्म हो रहे हो ना, चलो हम आपको सेवा करते हैं। तो आपने रासनादी गुग्गल दिया। अब क्यों दिया रासनादी गुग्गल? आप जब रासना नाम का जो औषधि है उसको जब आप पढ़ोगे तो उसके संदर्भ में बताया जाता है कि यह उष्ण है, ये तीक्ष्ण है, ये भेदनीय गुण वाला है। रासना का मुख्य काम क्या है कि सूक्ष्म स्रोतस में जो कफ जाकर के अवरोध पैदा किया है, कफ के द्वारा वायु का अवरोध अगर होता है तो वहां रासना देना चाहिए। जहां पर है ना कफ ने अवरोध किया है वायु के रास्ता को और उसके वजह से दर्द हुआ है तो रासना देना है। इसी रासना के ही समान दर्दनाशक एक द्रव्य जिसका नाम है बला, कंगी बोलते हैं ना हम लोग, बला, अति बला, महाबला, ऐसे 2-3 भेद है बला के। उन सभी में समथिंग एक ही तरह की क्वालिटी होते, गुण होता है। अब बला में क्या गुण है? बला को वल्य महाकषाय में दिया हुआ है। अभी हम कुछ दिन के बाद महाकषाय को पढ़ेंगे। बल्य महाकषाय का मतलब क्या हो गया कि जो बल्य महाकषाय है ये क्या करेगा? अब ये दर्द को कैसे ठीक करेगा? यह वल्य है, यह ब्रह्मणीय है। इसका मतलब क्या हो गया? क्षय जन्य अवस्था भी किसी कारण से धातुओं का क्षय हो गया। आम बात क्या है? यह वृद्धि जन्य व्याधि है। हमने बात किया था ना आवरण के ऊपर, नाड़ी में बात किया। अब आप लोग भूल गए, वो हमारी गलती नहीं है। हमने क्षय की अवस्था के बारे में बात किया था कि किसी कारणवश जब धातु क्षय हो जाए, वायु बहुत ज्यादा बढ़ गया जिससे रस रक्त आदि ये जो धातु है ये कमजोर पड़ गया, क्षय हो गया, नाश हो गया। तो नाश होने से अगर शरीर में कहीं दर्द होती है तो उस नाश हुए धातु को पुनः पुष्ट करने के लिए, जब वो पुष्ट होगा तो अपने आप दर्द खत्म हो जाएगा। हमें वहां पर बला देना है। लेकिन आम बात में क्या है, यहाँ टॉक्सिन ने नसों को जाके ब्लॉक किया है, वायु के रास्ते को, तो हम यहाँ रासना दे रहे। तो महारासनादि, इसमें जो है रासनादि। अब गुग्गल दे रहे साथ में। गुग्गल क्यों देना है? जैसे हमने पहले भी बात किया था नाड़ी की क्लास में। नाड़ी की क्लास में ऐसे कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जिसको मैंने टच ना किया हो। ऐसे कोई बात नहीं है जिसको मैंने टच न किया हो। सभी संदर्भ में अभी देखिए गूगल के ऊपर भी हमने वहां पर थोड़ा सा बात किया था। भाई जो गूगल है, चाहे गूगल हो चाहे शहद हो, ये सभी द्रव्य क्या है, चाहे स्वर्ण हो, इनको आप जिस द्रव्य के पास द्रव्य के साथ मिलाओगे उन द्रव्यों के गुणों के जो गामित्व शक्ति है उसको वो बढ़ा देता है। अनुपात, हाँ जी, योगवाही, योगवाही है इसे। जितने भी जो योगवाही का मतलब है उन द्रव्यों के
गामित्व शक्ति को, उन द्रव्यों के योगों को वहन करने वाला, गति देने वाला, वहन करने वाला। अगर कोई किडनी में जाके काम करने वाला है, उसको अगर आप गूगल के साथ मिला करके दोगे तो क्या होगा? वह योगवाही है। और क्या क्या योगवाही? एक घी भी योगवाही है, और मुलेठी भी योगवाही है, गिलोय को भी गाय का दूध, हाँ गोदुग्ध, हाँ, गोदुग्ध भी। क्या बात है अजय जी, यार आप बहुत टैलेंट हो, आप प्रयास करिए, हम आपको बहुत प्रयास करेंगे। हमारे आयुष योगी के इस प्लेटफॉर्म में हम आपको बहुत आगे तक देखना चाहेंगे। और ऐसे ही और क्लास में भी होगा गुरुजी, मैं अभी ना धीरे धीरे आता रहूंगा मैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अजय जी देखो कितना अच्छा कैच आचार्य जी, हाँ जी, शहद भी योग होती है। हाँ, शहद भी है ना, योगवाही है। तो जितने भी जो योगवाही है, इसीलिए तो बहुत सारे कफ कारक, जो कफ सामक जो द्रव्य होते हैं, उनको शहद के साथ लिया जाता है, क्योंकि वह भी योगवाही है। तो रासनादि गुग्गल का मतलब क्या हो गया? रासना में प्रयोग किए जाने वाले जितने भी घटक द्रव्य है, उनका योगों की जो योगवाही क्रिया करे, इसीलिए रासनादि गुग्गल। और ये वात सामक भी है गुग्गल। इसे आपने 10 ग्राम लेना है। आम बातारी रस, इसे आपने 10 ग्राम लेना है। शरीर में गामित्व की क्रिया बढ़े, शरीर में रसायन क्रिया भी जरूरी है। रोगी जब रोग से ग्रसित होता है तो उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाती है। दवाई तो हमने दे दिया, लेकिन उस दवाई को डाइजेस्ट करने की एक प्रकार का शक्ति कहाँ से मिलेगा? इसके आधार पर यहाँ पर हम गिलोय सत्व 10 ग्राम डालेंगे। बाजार में गिलोय सत्व बड़ा ही डुप्लीकेट मिलता है, अगर हम खुद से बना करके इसको प्रयोग करेंगे अच्छा रहेगा। तो 10 ग्राम वहां अपने गिलोय सत्व लेना है। उसके बाद सौंठ, आप जानते हो ये कफ सामक है, कफ को तोड़ता है, भेदनीय गुण वाला है सौंठ। तो 50 ग्राम आपने सौंठ लेना है, और इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके 42 पुड़िया बनाना है। सुबह और शाम खाना खाने से पहले एक एक पुड़िया एकदम गर्म पानी के साथ पिलाना है। एक एक पुड़िया लिया और इसको आपने शहद में मिला लो, या है ना, अदरवाइज हमने यहाँ पर योगवाही, यहाँ गुग्गल भी है, गिलोय भी है, तो शहद डालने की जरूरत नहीं, अपने आप योगवाही कार्य करेगा ही। तो यहाँ सीधा ही पाउडर आप खिला लो और ऊपर से गर्म जल पिला लो। गुरुजी, कितना है इसमें? ये आम बात में देना है। एक सेकंड में अपनी बात यहाँ खत्म करूं, आपने जो बोलना है आप उसको नोट करिए। यहाँ अगर आपको गर्म जल के जगह में महारासनादि क्वाथ के साथ देंगे तो और अच्छा रहेगा। महारासनादि क्वाथ भी दे दो, ठीक है। जहां आम बात के किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में ज्यादा दर्द रोगी अगर बोलता है तो सौंठ का पाउडर ले लेना 3-4 चम्मच, उसमें थोड़ा देसी गाय का घी मिला करके 3-4 घंटे तक रख लेना, और इस लेप का, इस पेस्ट का उस जगह में हल्का हल्का लेप करना, और लेप करके ऊपर से जब वो लेप सूख जाएगा तो ऊपर से रुक्ष वालुका, कल परसों हमने बात किए थे, जो वालुका है ना, जो रेत है, उसको तवे में थोड़ा गर्म करना है, और गर्म उस रेत को कपड़े में उल्टी जैसा बनाया, और उसी जो आपने कुछ देर पहले जो लेप लगाए थे ना, उस लेप के ऊपर आपने ऐसा करके हल्का सा, ऐसा ना, जैसे ये है तो ऐसे घुमाना है उस रेत से, हल्का सा वो हीट देना है हमें, रुक्ष स्वेद देना है। या वो एक आता ना, क्या बोलते हैं उसको, बालों को करने वाला, हीट देने वाला, हेयर ड्रायर गुरुजी, हेयर ड्रायर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी रुक्ष ही होता है ना हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर से आपने, उस जमाने में हेयर ड्रायर था नहीं, आज है, तो हम क्यों ना प्रयोग करें इसका। तो आपने वो लेप लगाया, उसके ऊपर हेयर ड्रायर से अच्छी तरह से हीट दे दिया, ठीक है। और जब ज्वर खत्म हो जाएगा, अभी तो भाई बुखार है ना जी, बुखार अब खत्म हो गया, आपने बुखार के और भी कुछ दवाई दे दिए होंगे। गुरुजी, हाँ जी,
इसकी जगह हम बांस के पत्ते भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ, आपने बांस बताया था कि बांस के पत्ते से। बांस के पत्ते हो गया, सौंठ हो गया। बेसिकली जो बांस का पत्ता है ना, उसके पाउडर को हम प्रयोग कर सकते हैं जहां पर हमें गांठ को, कहीं पर मांस और मज्जा के जो गांठ है उसको पिघलाना हो, कहीं रसोली है, कहीं पर एडिमा जैसा हो जाता है ना, कहीं ट्यूमर जैसा हो जाता है, उनको अगर पिघलाना हो तो बांस के पत्ता और दूसरा कुछ लेखनिया वाला क्या डाल सकते हैं हम, हरिद्रा चूर्ण हो गया, ये भी आपका महाकसाय पड़ी है ना, उसमें बहुत सारे कचनार आचार्य। हाँ, कचनार भी है, बट कचनार को अभी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, ठीक है ना। इस तरह से एक सेकंड में, एक मेरा यहाँ पर लेखनीय कसायों के ऊपर मैंने नोट बनाया था, मैं देखता हूँ कहाँ है। गुरुजी इससे फीवर उतर जाएगा या अलग से देना पड़ेगा फीवर के फीवर लिए? अगर बहुत ज्यादा फीवर है तो आप अमृता सत्व यानी गिलोय सत्व ले लेना, आप थोड़ा सा दे देना उसको, या तो आचार्य जी, आप अपना क्या नाम, सुदर्शन चूर्ण हो गया, ऐसे कुछ दे देना। आचार्य जी सौंठ और गिलोय सत्व से तो फीवर उतर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उतर जाएगा। सौंठ जो है ना वो शीत विपाकी होता है जी। ਗਲੋਸ ਸੱਤ ਜੀ ਤੇ ਤਰਵੰਗ स्वर्णमास ये तीनों भी दे सकते हैं। आप लोग नोट करिए। हाँ जी, जसवीर सिंह जी आप जरा आम बात के संदर्भ में समझाइए जरा, और कुछ नोट कराइए लोगों को। नहीं, ये तीन चीजें देने ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਮ ਬਾਤ ਦਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ क्या जो क्या क्या दर्दां क्या बोले आपने? गलोस सत्त, हाँ, गुदंती अच्छा, और स्वर्णमास। स्वर्णमासिक, हाँ स्वर्णमासिक, जी, हाँ जी, अच्छा, भात ये तीनों भी दे दिए जी बराबर मात्रा च। हाँ। और किसी को आम बात के संदर्भ में कोई कोई लघु चिकित्सा विधि कोई अगर किसी को पता हो तो बताइए जरा, लोगों का कल्याण होगा। इसको हम YouTube में डाल देंगे, देखो कितने सारे लोगों को फायदा होगा। लघु चिकित्सा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ आम बात ਅਸੀਂ के ਤਾਂ ਉਹਦੇ संदर्भ में बात करना है, आम बात। ਹਾਂ ਬਸ ਆਮ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, अच्छा, संभाल ਔਰ लो। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ अच्छा, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। हाँ हाँ हाँ, आम बात में ना ਹਾਂਜੀ नोट कर लीजिएगा, आप सब लोग नोट करिए। आप ना पंजाबी में मत बोलिए, यहाँ पर तो सारे पंजाबी समझने वाले नहीं है। ਜਾਂ ਜੀ मैं हरियाणवी में बोलूंगा जी। क्या बोले, निर्गुंडी का काढ़ा बोल रहे हैं क्या? हाँ, हाँ निर्गुंडी जी, का काढ़ा, निर्गुंडी। संभालो। लेकिन पारिजात कहीं हम पढ़े थे कि निर्गुंडी का ज्यादा प्रयोग करने से लीवर में बुरा असर होता है। उसमें हार श्रृंगार नहीं है साथ में, और आगे भी सुनिए ना, फिर उससे आगे सुनिए ना आप। और एक और काढ़ा बनाना है, उसमें है तेज पत्ता, बड़ी इलायची और मलट्ठी। हाँ, अच्छा अच्छा, मुलेठी का दोबारा प्रयोग बोल आप, दीजिएगा। मुलेठी जो है ना, मुलेठी का प्रयोग ज्यादा कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो महाकसाय है वहां पर मुलेठी आया हुआ है जी। ये एक बार चीज दोबारा बोल दीजिए सर, हाँ जी, एक बार सुनिए दोबारा जी, बोल दीजिए। तेज पत्ता, बड़ी इलायची और मलट्ठी। जी, क्या बात है, अब आएगा ना मजा। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, बस यही 3 चीज हुआ सर, निर्गुंडी, बस तेज तीन पत्ता, चीजें बड़ी हैं। इलायची। और ज्यादा आधा रह जाए तो वो छान के 2 टाइम लो उसको, वो लीवर पे कोई असर नहीं करेगी जी। हार सिंगार भी मिलाना है, हार सिंगार भी बोल रहे थे सर आप, हार श्रृंगार का वो भी काढ़ा तो डालना है? है, अपने खाली पेट बेशक लाओ उसको, कोई बात नहीं है। अच्छा, गुरु जी, ये पांचों आइटम इसमें नहीं- लाना है, निर्गुंडी, हारसिंगा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और मुलेठी। नहीं, मैंने 2 काढ़े बताए जी, हार श्रृंगार और निर्गुंडी का एक साथ है, और मलट्ठी, तेज पत्ता और बड़ी इलायची ये एक साथ है। जी जी, हाँ, दोनों अलग है। और साथ में उसकी 30 बनाओ 15 दिन के लिए, वो 30 ग्राम ले लो, 10-10 ग्राम ले लो। क्या चीज? ग्लोसात, कुदंती अच्छा, और अच्छा। स्वर्णमासी।
रोसक। तीन ही चीज बोले ना, गिलोय सत्व, गोदंती और सौरमाक्षिक। हाँ जी, हाँ जी। इसको कितना दिन देना है? आम बात तो जे 7 दिन में जब आपकी अग्नि जो तेज हो जाती है तो ठीक हो जाता है। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उनके मम्मी को मेरे पास लेके आए थे आम बात के रोगी को। वो कौन थे जरा बताना है अभी यहाँ पर। महज 4 दिन में उनका आम बात पूरी तरह से, सूजन भी खत्म हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। किधर गए वो, यहाँ पर आए कि नहीं आज? महज 4 दिन में। और मैंने वो क्या क्या दिया आप जरा नोट करिए। अब हम बात करेंगे, यदि रोगी का बुखार उतर गया और आम बात का दर्द है, बुखार नहीं है लेकिन आम बात का दर्द है, तो हम लेंगे सिंगनाथ गूगल। तब लेंगे सिंगनाथ गूगल और ये तब बेहतर काम करेगा। 10 ग्राम सिंगनाथ गूगल, महाबात विध्वंस रस, या आप यहाँ बृहदवात चिंतामणि रस, महाबात चिंतामणि भी ले सकते हैं, महाबात विध्वंस भी ले सकते हैं। 20 टैबलेट लेना है। गुरुजी सिंगनाथ भी टैबलेट फॉर्म में आता है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने ना ये चूर्ण बनाना है। सिंगनाथ गूगल 10 टैबलेट या 10 ग्राम सिंगनाथ गूगल ले लेना, 10 ग्राम तोल के। महाबात विध्वंस रस 20 टैबलेट ले लेना। अगर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो स्वर्ण भस्म युक्त जो है कि ले आना। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, यहाँ महाबात विध्वंसन रस 20 गोली क्यों लेना है? 20 गोली लेना है और उसको उसमें मिक्स करना है। 20 गोली लेकर के 10 ग्राम सिंगनाथ गूगल में मिक्स करके सारे को चूर्ण बनाना है एक इकट्ठे। आचार्य जी, हम 10 गोली नहीं ले सकते? नहीं नहीं, 20 गोली लेना है। इसके ये एक कंपोजिशन है इसका जी। यहाँ पर आपने गिलोय सत्व लेना है 10 ग्राम। यहाँ आपने लेना है 50 ग्राम सौंठ चूर्ण, आम को भेदन करने के लिए सौंठ, और शरीर में क्या कहते हैं, रक्त शोधन करने के लिए, जीवनीय गुणों को बढ़ाने के लिए लेना है अपना ये गिलोय सत्व। हो गया। इन सभी को वही 42 पुड़िया बनाना है। सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने से पहले देना है, एक एक पुड़िया। ठीक है। फिर वही, अगर दर्द ज्यादा है और आम की स्थिति है, थोड़ा थोड़ा सूजन भी है, तो महारासनादि क्वाथ दे देना। सूजन है तो पुनर्नवासव भी दे सकते हो आप। सूजन की स्थिति में अगर स्वेलिंग है तो पुनर्नवासव, भोजन करने के बाद पुनर्नवासव दे देना। भोजन करने से पहले महारासनादि क्वाथ दे देना। यहाँ पर भी वही सौंठ का लेप देना है, रुक्त स्वेद देना है, बालों का स्वेद। रात में सोने से पहले सौंठ पाउडर से क्वाथ बनाना है। नोट कर रहे हैं आप लोग? रात को खाना खाने के बाद लघु भोजन देना है। आप लोगों को मैंने बताया, लघु भोजन जो होता है वो गुरु को तोड़ता है, हैवीनेस को तोड़ता है अंदर जो पहले। सौंठ पाउडर रात को क्या करना है? रात में सौंठ का पाउडर लिया, उसका क्वाथ बनाया जी। क्वाथ बना करके उसमें थोड़ा सा एरंड का तेल डाल देना, ठीक है ना, और उसको रात को पीने के लिए दे देना। तो दूसरे दिन सुबह जो है, एरंड का तेल वात कफ सामक है, पता है, और सौंठ भी वात कफ सामक है। सौंठ जो है विपाक इसका मधुर है, तो ये जो है कि बहुत ज्यादा रुक्षता भी आने नहीं देगा, बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी भी होने नहीं देगा। अगर कोई ऐसा रोगी और वो आपके साथ, हाँ जी गुरुजी, वो पुड़िया वाला जो है केवल सुबह देना है ना, शाम को नहीं देना है ना? बहन जी 42 पुड़िया बनाना है, सुबह और शाम देना। अच्छा अच्छा। अगर आपके सामने कोई ऐसा रोगी जिसका आम बात है और उसका बुखार बहुत समय से है और उसका बुखार नहीं उतरता,
तो ऊपर जो हमने चिकित्सा रासनादि गूगल वगैरह जो दिया था उसको देने से पहले आपको कुछ लघु मालिनी वस्त्र देना है 10 ग्राम, बाहर बनने के 10 ग्राम। हाँ जी बताइए क्या कह रहे? मुंडा नहीं उठा। ऐसा आम बात के रोगी जिसके लंबे समय से बुखार है और बुखार उसका उतरता नहीं है, तो सबसे पहले बुखार को उतारने के लिए जसवीर सिंह जी जरा ऑडियो को बंद करिए। तो उसमें हमें लघु मालिनी वसंत देना है 10 ग्राम, गोद 10 ग्राम। ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? तो खिंच लियाऊगा वो। जसवीर सिंह दोबारा क्या दूसरा क्या बोले आपको गुरुजी? अपने मिसेज से बाद में लड़िए, पहले बंद तो करिए यार इसको। लघु क्या बोले गुरुजी? लघु दूसरा मालिनी क्या बोले? वसंत, लघु मालिनी वसंत 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, फटाफट लिख लेना। गिलोय सत्व 10 ग्राम और सीतो पलादी चूर्ण 30 ग्राम। गुरुजी इतना फास्ट लिखाते हैं। अरे भैया बाद में ऑडियो सुन लेना, चलो यूट्यूब में। लघु मालिनी वसंत 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 30 ग्राम। इन सभी का आपने 32 पुड़िया बनाना है, सुबह और शाम दूध के साथ देना है। सर ये भी खाली पेट? हाँ खाली पेट। सुबह थोड़ा सा कुछ सेब वगैरह दे देना थोड़ा सा ना, क्योंकि उसका बुखार बहुत ज्यादा है, तो इसको अनार का जूस दे देना सुबह। अनार के जूस देने के बाद कुछ सेब वगैरह खिलाने के बाद आधा घंटे के बाद आपने ये योग देना है, एक पुड़िया दूध के साथ। और उसके बाद आपने थोड़ा सा इन दवाइयों को देना है। इसके बाद उसके लक्षण वगैरह देख लेना, उसके जीवा देख लेना, अग्नि देख लेना। अब बुखार अगर होता है तो लंघन ही सबसे बढ़िया चिकित्सा होता है। लंघन का मतलब जिससे शरीर में लघुता आता है, हल्कापन आता है। तो ज्यादा भारी गरिष्ठ चीज खाने को नहीं देना, पनीर हो गया ऐसे चीजें नहीं खाने को देना, रोटी है ना ऐसे चीजें नहीं देना है। मूंग के दाल का हल्का सा खिचड़ी बनाया। ज्यादा से ज्यादा भूख लगनी चाहिए। जब भूख होगा तो अग्नि अपने आप प्रदीप्त होगा। जब अग्नि प्रदीप्त होगा तो जो टॉक्सिन को अपने आप खत्म कर देगा पसीना के माध्यम से, तो शरीर से बुखार अपने आप उतर जाएगा। बुखार होने का मतलब है टॉक्सिन के बढ़ने से बुखार हो रहा है यहाँ पे। हालांकि अलग अलग कारणों से बुखार होते हैं, लेकिन आम बात के रोगी में बुखार इन कारणों से होता है। आचार्य गुरुजी क्या है टाइफाइड में भी काम आएगा? बिल्कुल आएगा। आचार्य जी, हाँ जी हेलो हाँ जी, आचार्य, हाँ जी। ये जो रासनादि आम वातारी रस गिलोय सत्व जो 42 पुड़िया बनाई, ये खाना से पहले रहेगा या खाने के बाद? पहले पहले खाना खाने से पहले। ठीक। दोनों टाइम ना गुरुजी? हाँ जी। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, खाना खाने से पहले और बाद में। अगर किसी आदमी का अग्नि कमजोर है, अगर किसी आदमी का अग्नि कमजोर है तो भोजन करने से पहले दवाई खाना है ना। भूख नहीं लगती अग्नि की कमी की वजह से। अगर किसी आदमी का खाया हुआ चीजें पचता नहीं है, भूख नहीं लगती, तो खाना खाने से पहले। अगर कोई चीज पचता नहीं है तो उसे खाना खाने के बाद। हालांकि आम बात में न पचना भी तो एक कारण है ना आम बात का, कि हमने जो खाया था वो पचा नहीं, फिर आम बन के रक्त में मिल गया और जाकर के नसों के अंदर घुस गया। ये कहानी होता है कि नहीं होता आम बात में? तो आम बात में खाना खाने से पहले हमने ये रसायन देना है, और खाना खाने के बाद आपने अमृतारिष्ट या कुछ ऐसा जो आम पाचक के रूप में काम करे, अग्नि को प्रदीप्त करे, जो अभी खाया है उसको करे। तो ऐसा कुछ जो आपके वहां पर क्या कुछ मिल सकता है, एक जीर्ण ज्वरांतक काढ़ा के मिलता है, इसे आप भोजन करने के बाद दे सकते हो। या कुछ आम पाचक द्रव्य के रूप में कुछ भी आप, जो मैंने बताया था ना जीरा वाला योग, वो आप दे सकते हो। अब मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, हाँ जीरा वाला योग आप लोगों ने नोट किए होंगे। अब ये सारे विवाद से
अग्नि प्रदीप्त हो जाएगा और उसके बाद जब ज्वर समाप्त हो जाएगा या दूसरे विधि से लंघन किया और भी बहुत सारी चिकित्सा किया, ज्वर उतर गया, जब बुखार उतर जाएगा तो ऊपर जो मैंने सिंहनाद गुग्गल महावात विध्वंस वगैरह बताया था तब फिर वहां देना है उसको। समझ में आया? आम बात के संदर्भ में ऐसे ये एक विशेष चिकित्सा विधि जो हमें समझ में आया वो हमने आपको बता दिया अपने परम मित्र समझ के। गुरु जी ये लघु मालिनी वाला हाँ 30 पुड़िया बनाना है कि 42 पुड़िया बनाना है? लघु मालिनी बसंत वाला 32 पुड़िया, 32। लघु मालिनी 10 ग्राम लिखे हैं, गोदंती 10 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम और सीतोपलादी चूर्ण 30 ग्राम। बस हो गया। 30 पुड़िया बनाना है। भोजन करने से पहले आपने एक एक पुड़िया दूध के साथ लेना है। गुरुजी श्रीनाथ गूगल में गिलोय सत्व कितना है? गिलोय सत्व इसमें 10 ग्राम, और सौंठ उसमें 50 ग्राम। तो गांठ वाला रसोली वाला जो बोल रहे थे, बांस के पत्ता, हरिद्रा चूर्ण और क्या है? हाँ ये रसोली गांठ वाला जो बोल रहे थे, हाँ उसमें बांस का पत्ता, हरिद्रा चूर्ण है और क्या क्या है गुरुजी? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे महाकषाय में जो भेदनीय महाकषाय है ना, भेदनीय महाकषाय आप लोगों ने नोट किया कि नहीं चरक में? मधुयष्टि यह भेदनीय महाकषाय है। गुड़ुचि, कृष्णीपर्णी, लिखो जरा, पाठा, हुईमुई, मोचरस, धातकी, लोध्र, प्रियंगु और कटफल, ये क्या है? ये सारे भेदनीय महाकषाय है। और निशोथ, आंक, एरंड, कलिहारी, दंती, चित्र चिलविल होता है ना एक, संखिनी, कुटकी और स्वर्ण छिरी, यह जो है लेखनीय महाकषाय है। तो जहां पर ट्यूमर है वहां पर लेखनीय, भेदनीय, इन दोनों महाकषाय को मिलाना है, मिला करके इसके काढ़ा बनाना है, काढ़ा बना करके खिलाना है। वो धीरे 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 उन सभी चीजों को तोड़ मड़ोड़ करके पता नहीं क्या क्या चीजें कर देगा। थोड़ा समय लगेगा। गुरुजी तब तो ये पथरी में भी काम करता होगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है, ये सारे भेदनीय हो, लेखनीय हो, दीपनीय महाकषाय को, खैर इसके ऊपर हम जिक्र कर ही लेंगे। इन महाकषायों को ना, जैसे आपके पास एक रोगी आया, नाड़ी परीक्षण करने का तरीका तो आपने सीख लिया, उसका कफ पित्त वात क्या घटा है क्या बढ़ा है। अब वो लेखनीय वेदनीय में सारे इंग्रेडिएंट्स को एक लाइन में लिखो, उसके बाद नोट कर लो उनको। मान लीजिए कि आपका यहाँ है गुड़ुचि है, गुड़ुचि का गुड़ुचि जो है कि कौन सा शीत प्रकृति वाला है ना, गुड़ुचि ज्यादातर शीत प्रकृति वाला ही है ये। हालांकि कफ पित्त वात तीनों में ही काम करता है, त्रिदोष सामक बताया गया है, लेकिन ज्यादातर अपने प्रभाव से जो रस धातु में शीत गुणात्मक है ये। तो ऐसा अगर कोई ऐसा रोगी जो कि आपके पास आया है ट्यूमर को लेकर के और उसका शरीर कफ प्रधान है, तो आप वहां गुड़ुचि तो डालो, क्योंकि ट्यूमर को भेदन तो करेगा ये, लेकिन यह खुद से शीत प्रकृति वाला है तो उसके कफ को और ज्यादा विकृत कर देगा, अग्नि को और ज्यादा कमजोर कर देगा। इस चीज को भी देखना है ना। तो ये सारे देखो स्टडी तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा तो बाद में कर ही लेंगे। ठीक है, तो लेखनीय और वेदनीय दो महाकषाय को लेना है। और एक चीज और समझ में नहीं आ रहा है, लेखनीय और भेदनीय में क्या अंतर है? लेखनीय का मतलब है उसको कुरेदना, भेदनीय का मतलब है उसको तोड़ना। लेखन का मतलब क्या होता है? हम पेन से लिखते हैं ना, लेखनीय यानी लेखन करना। लेखन का मतलब है ऐसे करके उसको, जैसे उखाड़ना आचार्य जी, उखाड़ना कहीं। नहीं, उखाड़ना तो भेदनीय में आ गया ना। भेदनीय मतलब उसको ऐसा करके भेदनीय। अच्छा, तोड़ना हो गया ना वो? भेदनीय तोड़ना हो गया, भेदन करना यार, क्या हाँ, उसके शब्द को भी कंफ्यूज हो जाते हो। लेखनीय चरक पढ़ना पड़ेगा उसी ढंग से हमको। हाँ जी, खरोचना उसको चरक ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, पहले आप ढंग से नहीं। लेखन गुरुजी का उसको हल्कापन कर देना, जैसे कि आराम से मतलब है उसको कुरेदना। जैसे कि आपका एक कढ़ाई है और उस कढ़ाई के अंदर बहुत
गंदगी जम गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको चम्मच से ना ऐसा करके कुरे देंगे, उसको किसी चीज से कुरेद कुरेद करके उसको इतना कर लेंगे कि भाई आप थोड़ा सा ब्रश करेंगे तो शायद वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए। उसके बाद वो लेखनीय हो गया। लेखनीय मतलब कुरेदना ऐसा करके। भेदनीय का मतलब अब उसको पूरी तरह से ठोक देना, उसको टुकड़ा टुकड़ा करना। सर जैसे पहले तीर जो चाहते थे तो तीर से शरीर की आर पार हो जाता था पहले, हाँ वो भेदनीय हो गया। तो तीर भेदन किया, हाँ तीर भेदन हो गया तो वो हो गया भेदनीय। तो मतलब वो जो ट्यूमर में पहले क्या करेंगे हम, लेखनीय द्रव्य क्या करेगा, उस ट्यूमर के चारों ओर जाएगा और उसको कुरेदना शुरू करेगा, और भेदनीय उसको तोड़ना शुरू करेगा। लेखनीय भेदनीय। अगर कमजोर है व्यक्ति, उस ट्यूमर के वजह से उसके शरीर के प्राण पखेरु खत्म होने वाला है, मरने वाला है। मरने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति का जो प्राणातन है, जो प्राणायातन है, उस व्यक्ति की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, है ना, मरने वाला है ना बंदा, एक चीज के साथ उसके प्राण जो है शरीर के साथ जुड़ नहीं रहा है। तो यहां पर हमें फिर संधानीय महाकषाय और उसके जीवन को बचाने के लिए जीवनीय महाकषाय। कितना मजा आता है यार आयुर्वेद पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। आप लोग बात समझने वाले बन जाओ। हो गया ना जी। जीवनीय महाकषाय, ट्यूमर के वजह से मरने वाला है बंदा, तो उसके शरीर में जीवन देने के लिए, उसके नए नवीन रक्त का निर्माण करने के लिए, उसके लीवर, उसके मस्तिष्क में जो मज्जा धातु है, मस्तिष्क में जो तर्पक कफ है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नया जीवन देने के लिए हम यहाँ जीवनीय महाकषाय, जहां पर जीवनीय महाकषाय में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मधुयष्टि हो गया, जीवक हो गया, ऋषभक हो गया, महामेधा, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली, है ना, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, ये सारे जो द्रव्य है जीवनीय महाकषाय में आते हैं। तो वो जीवनीय गुणों को आधान करेगा शरीर में, लीवर को जीवन देगा, प्राणातन, प्राणों का उत्सर्जन करेगा शरीर में, प्राण जाने को मतलब शरीर से बाहर निकलने को, है ना, शरीर से हृदय को बल देगा। और जो संधानीय महाकषाय क्या करेगा, जो निकलने वाला है उसको शरीर से जोड़ने का प्रयत्न करेगा। जो कमजोर हो रहा था, एक दूसरे धातुओं के साथ संबंध बनाने का काम कौन करेगा, संधानीय, संधान करेगा वो, संधान एक दूसरे से जोड़ेगा। लीवर का किडनी के साथ संबंध नहीं हो रहा है, संधान नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, संधानीय महाकषाय देंगे। यह चीज एक व्याधि में नहीं, सभी व्याधि में हमने, है ना, क्योंकि चरक ने पहले ही उसने लिख दिया, चरक ने, कि भाई ये विविध प्रकार के जो महाकषाय जो है वो अलग अलग स्थिति में हम इसके प्रयोग करेंगे। बस एक विशाल अपना बुद्धि का हम यहाँ पर अपना इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जरा अब संधिवात के ऊपर बात करेंगे, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे। यहाँ पर आपने 4 द्रव्यों को ऊपर लिखिए, जरा ऊपर एक में लिखिए केसर गुग्गल, केसर गुग्गल, दूसरा लिखिए त्रिफला गुग्गल, चौथा लिखिए पुनर्नवादी गुग्गल, सारा गुग्गल, और चौथे में लिखिए योगराज गुग्गल। हम यहाँ पर संधिवात के ऊपर बात कर रहे हैं। संधिवात का सिम्टम्स क्या क्या था उसके, एक बात दोबारा बोलिए। क्या, ये केसौर गुग्गल हो गया, त्रिफला गुग्गल हो गया, पुनर्नवादी गुग्गल हो गया, योगराज गुग्गल। संधिवात का मतलब क्या है, आम बात और संधिवात में एक विशेष भेद ये है कि संधिवात में मसाज करने से आनंद आता है, आम बात में मसाज करने से दबा दबा के मसाज करो तो मुश्किल होता है। संधिवात में रुक्षता बढ़ती है शरीर में, घुटनों में चुभन की जैसी, सुई के चुभने के जैसे वेदना होता है। आम बात में बिच्छू दंशवत वेदना होता है। और बिहार जन्य व्याधि से, बिहार जन्य व्यवस्था से, है ना, गलत जगह में हम चले गए, रात भर जग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, ये बिहार हो गया। दिन भर जो है कि दिन भर कुछ नहीं खा रहे, भूखे रह रहे और रात भर खा रहे, ये आहार हो गया। तो गलत आहार करने से आम बात होता है, गलत विहार करने से संधिवात होता है। ठीक है जी। तो संधिवात में केसर गुग्गल, त्रिफला गुग्गल, पुनर्नवादी गुग्गल, योगराज गुग्गल, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आप क्या करोगे, नोट करिए जरा वहां पर, यदि रोगी को सिर्फ संधिवात है,
ध्यान देना, दूसरा कोई भी व्याधि नहीं है, सिर्फ संधिवात है, कोई भी दूसरा रोग नहीं है। तो आपने यहाँ केसर गुग्गल 10 ग्राम डालना है। उसी 10 ग्राम केसर गुग्गल के पाउडर में महावात विध्वंस रस डालना है 20 टैबलेट, और यहाँ आपने डालना है गिलोय सत्व 10 ग्राम। नोट कर रहे हो? हाँ जी। केसर गुग्गल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 10 ग्राम, 20 टैबलेट और गिलोय सत्व 10 ग्राम। चोप चिन्यादि चूर्ण, चोप चिन्यादि चूर्ण ये आपने लेना है 50 ग्राम। आप कितनों को आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। गुरुजी एक बार फिर से बताइए ना इसको। हाँ लिखिए, यहाँ आपने लेना है केसर गुग्गल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट, 20 टैबलेट, हाँ। और गिलोय सत्व 10 ग्राम, चोप चिन्यादि चूर्ण 50 ग्राम। इन सभी का 42 पुड़िया बनाना है आपने। सुबह और शाम खाली पेट दूध के साथ देना है। अब यहाँ समझना होगा दूध के साथ क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यह संधिवात जो है ज्यादातर क्षय जन्य स्थिति से होता है। धातुओं की क्षय हो रहा है, रस रक्त आदि धातुओं का क्षय हो रहा है, या किसी भी चीजों का क्षय हो रहा है, कफ का क्षय हो रहा है। कफ का क्षय होने से ही संधिवात होती है ना जी। आचार्य जी, वात के कारण सुखा रहा है ना कफ को। हाँ, वायु जब बढ़ता है तो कफ सूख जाता है। कफ का जो श्लेष्मा है संधियों में रहता है, श्लेष्मा है ना, हमने बात किया था ना। श्लेषक कफ कहाँ रहता है? संधियों में रहता है, संधियों में रहता है जी। हाँ, तो श्लेषक कफ वायु के बढ़ते वायु रुक्षता के कारण से के साथ वायु जब बढ़ता है उष्ण रुक्ष होकर के क्या कहते हैं, रुक्ष और शीत और ऐसे है ना, रुक्ष हो गया, शीत हो गया, और इन गुणों के साथ जब वायु जब बढ़ता है तो क्या होता है, जो श्लेषक कफ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाते हैं, शरीर के इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो संधियों में भयानक वेदना होती है ना। तो ऐसे में केसर गुग्गल रसायन का काम करेगा, महावात विध्वंस रस वायु का समन करेगा, गिलोय सत्व भी त्रिदोषात्मक है और शरीर में कफ को बढ़ाने का काम करेगा। चोप चिन्यादि चूर्ण वायु, एक सेकंड, वायु को यह भी समन करेगा, संधियों को ठीक करेगा। अस्थि धातु में भी चोप चिन्यादि चूर्ण का कार्य होता है। क्या? अच्छा, 42 पुड़िया हो गया, सुबह और शाम दूध के साथ देना है, ठीक है। खाली पेट ना कोई? हाँ जी, सुबह शाम खाली पेट। इसके साथ में महारासनादि क्वाथ देना है। अगर बहुत ज्यादा वेदना होती है तो महारासनादि क्वाथ। इसके साथ में पुनर्नवासव देना है। अगर स्वेलिंग भी है साथ में, जैसे हमने बात किया था ना कि कभी कभी संधिवात में सूजन भी होती है, अगर सूजन है तो पुनर्नवासव देना है। अगर ऐसे रोगी को कब्ज भी होता है तो अभयारिष्ट देना है। लेकिन ये कब देना है? इस रोगी को संधिवात के अलावा कोई दूसरा व्याधि नहीं है। समझ में आया? अब कंडीशन नंबर 2, दूसरे कंडीशन में हम क्या बात करेंगे? अभयारिष्ट न गुरुजी, अभयारिष्ट। अभयारिष्ट, अभयारिष्ट, अभयारिष्ट जो है मल की अप्रवृत्ति को, है ना, अपान वायु के कमजोरी को, अभयारिष्ट जो है अपान क्षेत्र से मल को स्निग्धता से, लेखनीय कर्मों के माध्यम से, किसी भी हालत से वहां से बाहर निकालने का काम करेगा, है ना। मलों को बवासीर में दिया जाता है गुरुजी से, है ना, पाइल्स में इसीलिए यूज होता है अभयारिष्ट पाइल्स में भी होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर स्नेहन देना है तिल तेल का। तिल तेल रोगी को बोलना है कि आपने तिल का तेल गर्म पानी में मिला करके पीना है। 5 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच तक रोगी के सामर्थ्य के अनुसार देना है तिल का तेल पान करने के लिए। और साथ में अग्नि का भी ध्यान देना है। जब आप तिल तेल देते हो, कोई भी तेल घृत वगैरह स्नेहन देते हो, तो साथ में अग्नि भी देखना है हमें। कोई भी चिकित्सा करते वक्त अग्नि का विशेष ध्यान देना है। ओके, अग्नि को मजबूत करना है। हाँ जी, अग्नि में क्या देखना है?
अग्नि मतलब कि उसके भूख कितना लग रहा है, खाया हुआ चीज पचता है कि नहीं पचता है। आप नाड़ी में तिल देखिए ना तेल कि पीने उसकी के जो लिए है भी कि गुरुजी, हाँ तिल तेल पीना भी है। हाँ हाँ, तिल तेल पीना है, पीना भी है, क्योंकि यहाँ पर ना शरीर में रुक्षता बढ़ा हुआ है ना जी, वायु जी का रुक्षता, ड्राइनेस बढ़ा हुआ है संधियों में। श्लेषक कफ को बढ़ाना है ना अब हमें, तो श्लेषक कफ को, श्लेष्मा को बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्निग्ध पदार्थ देना है। यहाँ पर हमें स्निग्ध पदार्थ देना है, तो स्निग्ध भी ऐसा जो कि संधिवात में ही काम करे, संधियों को के ऊपर स्निग्ध पैदा करे। तो तिल का तेल जो होता है वो संधिवात में भी काम करता है, स्निग्धता शरीर में पैदा करता है। तिल के तेल से स्नेह गुरुजी, पान कराना है। हाँ जी, पैर के नीचे जो तलवे में दर्द होता है, एड़ी और तलवे के मसल्स में, वो क्या होता है? वो दर्द हमें ये देखना है कि मांसल वाले भाग में हो रहा है, मांस में या हड्डियों में हो रहा है या मेद में हो रहा मांसल भाग में जो दर्द होता है है। उसके मसल्स लिए में। अग्नि कर्म सबसे बेहतर है। अच्छा, अग्नि कर्म, क्योंकि वो जो मांस में कफ का जो मंदगामी गुण है ना, गुरु गुण जो है कफ का, वो बढ़ा हुआ है ना, स्टेपनेस बढ़ा हुआ है, तो कफ को वहां पर पिघलाना है हमें, वहां पर पित्त का कार्य कराना है। तो अग्नि जो है वो पित्त कार्य करने वाला होता है। तो जहां जहां अग्नि कमजोर हो रहा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में, वहां वहां अग्नि कर्म करना है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट्स में जहां जहां वायु की अप्रवृत्ति हो रही है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसके वजह से वहां पर चुभन जैसी महसूस हो रही है वायु की वजह से, तो वहां हमें विद्ध कर्म करना है। अभी आयुर्वेद का काफी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो नाड़ी स्वेद करना है, परिसेक करना है, नाड़ी स्वेद के परिसेक, सेकाई करनी है हमें। यहाँ पर सेकाई रुक्ष नहीं करना है, आपने क्या करना है, एरंड का पत्ता, एरंड के डंडे, एरंड का जड़, अपना ये सारे चीज ले लिया, पत्ते पत्ते, आप अपमार्ग का जो है कि पंचांग हो गया, आप आंख के पत्ते पंचांग हो गए, इन सबको लिया, दूध में पका लिया, पका करके फिर उसको पोटली में डाला, और उसके बाद उससे जहां जहां वेदना होती है वहां सेकाई किया। लेकिन सूजन के अवस्था में अगर स्वेलिंग होगा तो ऐसे स्थिति में हमें सेकाई नहीं करनी है। स्वेलिंग अगर हो तो स्वेलिंग को ठीक करने के लिए हमें शोथनाशक महाकषाय, चरक में पढ़ा, आप लोगों ने पढ़े थे, आशा कुमारी जी बताइए जरा, शोथनाशक महाकषाय क्या क्या है? शोथग्न महाकषाय, पुनर्नवा है, सबसे मेन है उसमें, हाँ, और अमलतास है शायद। शायद का क्या मतलब होता है? सूजन हो तो पुनर्नवा ही याद है गुरुजी, किसी रोगी को और एक गोकू याद है। हाँ? वो पुनर्नवा याद गुरुजी, है। पाटल है, अरनी है, बेलू है, परलू, गंभारी, छोटी कटरी, बड़ी कटरी, सालापन्नी, कुसनापन्नी, गोखरू। हाँ, शोथग्न हो गया, तो हाँ, इसका प्रयोग आप तो करिए, या इनमें से वो इंग्रेडिएंट्स जो उस व्यक्ति के शरीर के तासीर के विपरीत होगा, इनके, अब आपने लिख दिया ना इसको शोथग्न, अब उसके बगल में लिखिए, अगर कृष्णिपर्णी है तो कृष्णिपर्णी का मतलब कि तासीर क्या है, गर्म है या ठंडा है, उसकी गामित्व तो कैसा कैसा है, किस अर्गन में जाकर के काम करता है, उन सबको आप द्रव्य गुण विज्ञान के बुक्स से उसको आप नोट करिए। उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास एक रोगी आया और उसको सूजन हुआ है, आओ देखा ना ताओ देखा, कुछ देखने समझने की जरूरत नहीं है। उन इंग्रेडिएंट्स में से उन द्रव्यों को निकालना है जो उसके शरीर के उस दोषों के जस्ट विपरीत है। समझ में आया? तो समगुण वाला इंग्रेडिएंट्स को हटा देना है वहां से, और उसके बाद रोगी को काढ़ा बना करके पीने के लिए दे देना, बस हो गया, शोथग्न हो गया ना, वो शोथ को खत्म कर देगा। आचार्य जी, हेलो आचार्य जी, द्रव्य गुण विज्ञान किस लेखक की लिया जाए? किसी भी लेखक का ले लो मेरे भाई, किसी भी लेखक का ले लो। अब दूसरे कंडीशन में पेशेंट को पेशेंट आपके पास आ गया, ध्यान से सुनना, पहले के कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं थी,
तो उसका आपने केसर गूगल महावत विध्वंस चोप चिन्ह आदि, आपने केसर गूगल, त्रिफला गूगल, पुनर्नवादि गूगल, योगराज गूगल, ये 3-4 चीजें लिख करके ऊपर रखा हुआ है। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, संधिवात का रोगी है पर उसको कब्ज है, पर उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन होने का मतलब उसको केसर गूगल न दे करके आपने क्या करना है, केसर गूगल की जगह में त्रिफला गूगल दे देना। ऊपर मैंने जो लिखाया था ना त्रिफला गूगल, अब वो केसर गूगल को हटा दो, दूसरे नंबर वाला त्रिफला गूगल डालो। अब उसके बाद क्या है कि आपने चोप चीनी की जगह में त्रिफला चूर्ण डाल देना, त्रिफला गूगल, त्रिफला चूर्ण, बस ये 2 चीज हो गया, ठीक है। और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स, महावात विध्वंस रस हो गया, गिलोय सत्व हो गया, बस ये आपका बन गया। अब इसको आपने क्या करना है कि वही 50 यहाँ पर आपने त्रिफला चूर्ण 50 ग्राम हो गया, त्रिफला गूगल आपका वही 10 ग्राम हो गया केसर गूगल की जगह में, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट हो गया, गिलोय सत्व 10 ग्राम हो गया। इन सबको आपने मिलाया, चोप चिन्ह आदि की जगह में आपने त्रिफला चूर्ण तो डाल ही दिया। अब इन सबको आप पुड़िया बनाओ, कितना, उतना ही 42 पुड़िया। बस आपने चोप चिन्ह आदि और इसके जगह में क्या नाम है, किसकी जगह में डाला आपने, सौंठ की जगह में, चोप चिन्ह आदि की जगह में आपने त्रिफला चूर्ण डाला, और केसर गूगल के जगह में आपने क्या डाला, आपने यहाँ पर डाला त्रिफला गूगल। बस वैसे 42 पुड़िया बना लो, सुबह और शाम करो। हाँ जी, तोप चीनी की जगह में त्रिफला चूर्ण। हाँ, चोप चीनी की जगह में त्रिफला चूर्ण डाल दिया, और आपका योगराज गूगल की जगह में, केसर गूगल की जगह में आपने त्रिफला गूगल डाल दिया। अब इसको आपने रोगी को वही 42 पुड़िया बनाना है, सुबह शाम आपने गर्म पानी के साथ देना है। जैसे ही उसका कब्ज ठीक होगा, वैसे उसका संधि के जो दर्द है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। हो गया। अब तीसरा कंडीशन में चले, आपने यहाँ पर वही 2 ही चीज चेंज करना है, केसर गूगल के जगह में त्रिफला गूगल डालना है, चोप चिन्ह आदि के जगह में त्रिफला चूर्ण डालना है, बस हो गया। तीसरे कंडीशन में आ जाओ। कल हमने बात किए थे वातपूर्ण द्रुति, घुटने में एक जगह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो जो हवा जैसे दूसरी ओर चला जाता है, दौड़ता है, घूमता है। हमने कल बात किए थे कि नहीं, इधर उधर घूमता है दोनों साइड। अगर दोनों साइड में अपने हाथ रखोगे घुटने में तो थोड़ा सा टाइट जैसा महसूस होगा, थोड़ा सा सूजन जैसा दिखेगा, और ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर हवा भरा हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें कुछ स्वेलिंग होती है। यहाँ पर आपने तीसरे नंबर में ऊपर पुनर्नवादि गूगल, क्योंकि यहाँ पर सूजन है ना जी, तो यहाँ त्रिफला गूगल नहीं देना, केसर गूगल नहीं देना, बस पुनर्नवादि गूगल दे दिया। कब देना है, सिर्फ वातपूर्ण द्रुति में, घुटने को देखना है, पुनर्नवादि गूगल देना है, और यहाँ चोप चीनी की जगह में वही त्रिफला गूगल डाल देना है, त्रिफला चूर्ण जो है 50 ग्राम डाल देना है, बाकी वही हो गया। ठीक है जी, पूर्णवादी गूगल हो गया, और त्रिफला जो है वो पहले के समान हो गया 50 ग्राम, और बाकी तो फिर वही हो गया, महावात विध्वंस रस हो गया, गिलोय सत्व हो गया, बस बन गई आपका वात द्रुति वाला वात व्याधि। उसके साथ साथ आप महारासनादि क्वात पुनर्नवारिष्ट के साथ दे दो। अभय अरिष्ट भी यहाँ देने की जरूरत नहीं है, अभय अरिष्ट नहीं देना है, यहाँ पर स्वेदन परिसेक आदि करना होगा। पुनर्नवारिष्ट देना है आपने, महारासनादि क्वात भी देना है, भोजन करने से पहले महारासनादि क्वात, भोजन के बाद पुनर्नवारिष्ट। हो गया। अब हम बात करेंगे जरा वात रक्त के ऊपर। वात रक्त यूरिक क्या एसिड करना है, एक और बोले थे गुरुजी, स्वेदन, और क्या करना है, स्वेदन यानी पसीना निकलने वाली व्यवस्था करना है, लेकिन वो तब करना है जब और उसके एक और थोड़ा सा सूजन कम हो जाए। एक और कुछ बोले हैं? परिसेक का एक मतलब और थोड़ा सा, हैं? क्या बोला? परिसेक का मतलब होता है कि परि यानी चारों ओर, सेक यानी सेकाई करना, जहां पर दर्द है, महारासनादि के बाद क्या बोले सर? हैं? महारासनादि के बाद क्या बोला? महारासनादि क्वाथ। अच्छा, पुनर्नवारिष्ट, 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 पुनर्नवारिष्ट
भोजन करने के बाद रोगी की तासीर, उसके बल, यव, उसके जवान, उसके उम्र, ये सारी चीज देख करके 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, पूरा बोतल कितना दिया जा सकता है। अरिष्ट है, पूरा बोतल देना हो तो भी, मजाक कर रहा हूँ, है बोतल नहीं देना पूरा, फिर नशे में आएगा आपके क्लिनिक में, तोड़ फोड़ करेगा। अब हम बात करें जरा वात रक्त में। समझ में आ गया आप लोगों को तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन? जी गुरुजी। अब हम, क्योंकि आज ही मैंने ये कहानी खत्म कर देना, कल से हमारा नाड़ी परीक्षण का क्लास शुरू हो जाएगा और आप लोगों के साथ सफर, पता नहीं आगे अगर आप लोग बढ़ पाए तो शायद चरक का क्लास होगा। आप लोग हमारा क्या नाम है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप लोग आ जाना, वहां पर क्लासेस शुरू होगा। ठीक है जी। आशा कुमारी जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ाते हुए। सिनु राव जी, आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं, अभी हमारा मर्म के क्लास तो है ही, और प्रैक्टिकल आयुर्वेद पर भी हमारे क्लास होना है अभी बाद में। चरक का जो क्लास है उसको हमने प्रैक्टिकल आयुर्वेदा नाम दिया है। ओके जी गुरुजी। वहां पर इसी तरह से बात होगा जैसे अभी हमने बात किया। जी गुरुजी। अब आप बहुत बढ़िया। जो आयुर्वेद और ज्योतिष एक ही में कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ज्योतिष अलग चीज है। ज्योतिष हम शाम को देखेंगे, वो टाइमिंग जिस तरह से भी होगा। अच्छा अच्छा। अब आप लोग बताओ गुरुजी, ये वाली नाड़ी की क्लास अब खत्म होगी क्या आज से? ये वाली नाड़ी की क्लास जो ये वाली थी ना, ये खत्म होगी आज से? वो तो परसों ही खत्म हो गया था नाड़ी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो चलती रहेगी ना फिर नेक्स्ट बैच? किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप ये इसके गठिया के ऊपर, अर्थराइटिस के ऊपर बात करना, तो इसीलिए कल और आज मुझे आपके। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा किए, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये। आप देखो अगर ऐसे और भी बीमारी पे करें तो हम, हाँ तो वो सारे लगा के काम करेंगे। हाँ जी गुरुजी, अभी तो हम बोर्ड लगा के, बोर्ड नहीं लगाए थे लेकिन कल बोर्ड बनवाएंगे, लगा के ही काम करेंगे बात के ऊपर। नहीं बोर्ड तो लगाओगे लेकिन थोड़ा ध्यान देना आगे पीछे भी। बोर्ड लगाने में बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है ना गुरुजी। कुछ और भी ऐसे ही क्लास लीजिए ना गुरुजी। हाँ हाँ, वही तो आपको मेडिकल प्रैक्टिकल जो है आयुर्वेदा का मतलब क्या है, इसी तरह की बातें होंगी ना उसमें। हाँ, इससे एकदम से सारा डाउट क्लियर हो गया। अब देखो, चलो फटाफट अभी एक चीज को खत्म करता हूँ मैं। वात रक्त यूरिक एसिड के ऊपर क्या कुछ किया जाए तो एक का नाम है केसर गुग्गल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट, गिलोय सत्व 10 ग्राम, अनंत मूल का चूर्ण 50 ग्राम, अनंत मूल 50 ग्राम, इन सभी को 40 पुड़िया, फिर बता रहा हूं, केसर गुग्गल 10 ग्राम, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट, ओके सॉरी, हाँ, महावात विध्वंस रस 20 टैबलेट, गिलोय सत्व 10 ग्राम, अनंत मूल का चूर्ण 50 ग्राम, इन सभी का पुड़िया बनाना है, अच्छी तरह से खरल करके 42 पुड़िया बन जाएगा। इनको सुबह और शाम गर्म पानी के साथ देना है, और साथ में सारी वाद्या सब और पुनर्नवा सब। गुरुजी, ये जो टैबलेट को खरल करते हैं तो उसमें जो पपड़ी जैसा निकलता है तो उसको क्या करते हैं, चालना होता है क्या? पपड़ी जैसे, हाँ, थोड़ा सा कपड़े से छान लेना उसको ना। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो कितना भी खरल करो वो जाता ही नहीं निकाल है। के फेंक देना। एक्चुअली क्या है ना कि उन्होंने वो कुछ ऊपर लगाया होता है, पता नहीं क्या कुछ डालते हैं वो लोग, गोंद रहता है गोंद कोई जैसा शायद। होता है, हाँ ताकि हाँ। वो ज्यादा दिन गुरुजी, तक। अनंत मूल भी 10 ग्राम है ना? हाँ, अनंत मूल भी 10 ग्राम है ना? अनंत मूल 50 ग्राम। अनंत मूल ये वात रक्त का सबसे बेहतर दवाई है, अनंत मूल। यहाँ पर हम सारी गुरुजी, ये बात, क्या रहता है अनंत मूल जड़ी है या कोई पाउडर अनंत इसमें मूल आता है? शायद मेरे हिसाब से ना सारीवा को अनंत मूल बोलते हैं कुछ लोग, क्या कहते हो आप लोग? नहीं, जड़ी अनंत होती है, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा, क्या लेना है? जड़ी मिलेगा, वो जड़ी मिलेगा, हाँ, हम अनंत भेज देंगे मूल आप। सारीवा, कृष्ण सारीवा होता है, पीत सारीवा पीला वाला होता है, सफेद वाला होता है, लाल वाला होता है, सारीवा अलग अलग कलर का। तो कृष्ण सारीवा जो है जड़ी इधर बिहार, अभी मैं नेपाल में गया था, कृष्ण सारीवा उधर बहुत था जंगल में। कृष्ण सारीवा बहुत अच्छा होता है। एक तो निशोध काला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, काला निशोध और काला सारीवा, इन दोनों का बड़ा मांग है।
तो ये सारे चीजें हो गया। इसको आपने सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है। सारी वाद्यासव, उसी सारी वा के आसव लेना है। और पुनर्नवासव, स्वेलिंग को कम करने के लिए। वात रक्त में अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो उंगली में, पैर की उंगली में जहाँ सूजन हो रखा है यूरिक एसिड वाले में, वहां पर थोड़ा सा अदरक का पेस्ट और घी दोनों को पानी में मिला करके थोड़ी देर तक रख लेना। और बाद में उसको उस उंगली के ऊपर पेस्ट बनाया और उसके बाद उसको लगा लिया। और ये दवाई भी खिलाते रहो, आसब खाना खाने के बाद देते रहो। और उसके बाद उस पेस्ट को लगाइए, बस वात रक्त। इससे भी इलाज नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो उनको बोलना वो रक्त मोक्षण करे, खून निकाल दो वहां से, गंदा कौन खून। सा पेस्ट गुरुजी? हाँ, पेस्ट कौन सा? पेस्ट वही अदरक का पाउडर हो गया ना, सौंठ। अच्छा अच्छा। गुरुजी इसका पुड़िया जो है वो किस चीज से सेवन करना है? और गर्म पानी से। अच्छा, अब आप लोगों को अम्ल पित्त के बारे में जानना है। अजीर्ण, अभिष्टप्ता जीर्ण, अजीर्ण इसे पुनर्नवादी आसव बताया ना गुरुजी? हाँ पुनर्नवादी आसव। हाँ, पुनर्नवासव, पुनर्नवासव और सारीवाद्यासव, सारीवादी आसव। कौन कौन सी चीज नहीं खानी मैंने पूछा था वो बता दीजिए। हाँ, परहेज में आम बात में आम बढ़ता है तो आम को बढ़ाने वाली चीजें। आम बात में ना परहेज काफी मतलब स्ट्रॉन्ग परहेज करना है आम बात में। आम बात में देखो, जितने भी जो आम को बढ़ाने वाले जो प्रोटीन वाला चीजें हैं, गरिष्ठ भोजन है, उसको नहीं देना है खाने के लिए। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके। ठंडा भी नहीं खाना है ना गुरुजी हाँ उसमें? नहीं, कुछ नहीं, मतलब लगा लो कि बहुत परहेज करना पड़ेगा। आम बात के रोगियों के लिए ना खाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। जब उनका हाँ हरी सब्जियां तो खा ही सकते हैं। हाँ, हरी सब्जी जो आम शामक है, जो जैसे बथुआ हो गया, बथुआ का साग आम बात में अच्छा काम करता है। पालक का साग आम बात में अच्छा काम नहीं करता है। मटर हो गया, जितने मूंग और मसूर के अलावा कोई दूसरे साग नहीं देना। और गरिष्ठ सामान कुछ भी नहीं खाना है गुरुजी, है ना? हाँ, जो पचने में बहुत भारी हो कुछ भी नहीं हाँ, खाना वो है। कुछ नहीं देना, बस जो पचने में भारी हो। और ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। हाँ नहीं। धनिया की चटनी खा सकते हैं सर? हाँ, टमाटर वगैरह की ये चटनी वगैरह बना के ऐसे खा सकते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, खट्टा चीज नहीं, तेल में तला हुआ चीज नहीं। और सब्जी अगर कोई कभी ऐसा कोई चीज है तो उसमें क्या करना, बढ़िया सा मसाला बना ले घर में। दालचीनी हो गया, दालचीनी, चोप चीनी हो गया, दालचीनी हो गया। अब ऐसे चीजें ना। सर आमवाद की वो पुड़िया बनानी है ना, वो कैसे बनानी है? वो दिखाओ ना वापस। कैसे? आमवाद की जो पुड़िया बनानी है ना मेयोनेज़, वो कैसे बनानी है? आमवाद में आपने बताया ना वो 4 चीजें। पुड़िया? हाँ जी, वो तो मैंने सारा बता दिया। अब तो मैंने लिखा 42 मात्रा कर देने उसकी बस। हाँ, 42 पुड़िया। आप मेरे वीडियो यूट्यूब में जाएगा, वहां देख लेना, है ना। गुरुजी एक चीज और बताइए।